Hello students. First of all, welcome to all of you in the first session of the chapter 2, that is linear correlation. Students, we have studied the characteristics of only one variable in the chapters of measure of center tendency, dispersion and skewness in standard 11. So far our study was restricted to the distribution of one variable, but many situations arise in which it is desirable and necessary to study two or more variables at a time, because in our life there are so many conditions in which we have to use two different variables and we have to compare them. For an example, if we study the yearly sale of product of a company, we would also like to know its profit, as from that we can find the nature and degree of relation between these two variables, sale of product and profit. In the same way, the yearly rainfall and yield of rice in some regions, price and demand for an item, income and expenditure of family, height of father and height of his son, age of husband and age of wife, etc. are some well-known examples where we see the relation between paired variable. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल एक साथ में काम करते हैं. सो ऐसे वेरिएबल को अगर हमको स्टडी करना हो तो ऐसे वेरिएबल के लिए स्टडी करने के लिए हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो होता है हमारा लीनियर कोरिलेशन. तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऐसे करेक्टरिस्टिक को ऐसे टू वेरिएबल्स को साथ में लेकर पढ़ना है जिसमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो. ओके, सो आगे जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स है दैट वी हैव टू लर्न फर्स्ट, दैट इज अ यूनिवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डेटा. Okay, let's starting with the univariate distribution or univariate data. A distribution is said to be univariate distribution if it is obtained by collecting the information of one variable. uni means one. ठीक है, यूनि का मतलब ही वन होता है कि अगर हम लोग एक ही वेरिएबल को लेके चल रहे हैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि एग्जांपल, distribution of marks obtained by students in a subject, monthly income of a person working in a company, एज ऑफ अ ड्राइवर्स ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बस. तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कॉमन, के सभी में वेरिएबल एक ही है. जैसे कि पहले में मार्क्स, दूसरे में मंथली इनकम, तीसरे के अंदर एज. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल काम कर रहा है, इसके लिए ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. और जो सेकंड है दैट इज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हमको उसके नाम से भी आइडिया आई जाएगा कि जिसमें यूनि में एक है, वैसे बाई में कितने होते हैं, टू होते हैं. ठीक है, सो the information obtained for two different characteristics of a unit at the same time is called bivariate data, and the distribution obtained from it is known as the bivariate distribution. ठीक है, मतलब कि जहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो वेरिएबल एक साथ में काम कर रहे हो तो ऐसे डेटा को हम लोग बाइवेरिएट डेटा बोलते हैं, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम, आइटम की ही प्राइस और उसी आइटम की सप्लाई, ये दोनों जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक नहीं बट दो वेरिएबल्स को ध्यान में ले रहे हैं, एक तो प्राइस और दूसरा कौन सा, सप्लाई. तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. इन द सेम पे मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ऑफ अ ग्रुप. तो फैमिलीज ऑफ ग्रुप का मंथली एक्सपेंडिचर एक वेरिएबल हो गया, उसकी सेविंग जो है दूसरा वेरिएबल हो गया. एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, तो वहाँ पे वेरिएबल तो एज है बट एक हस्बैंड की एज है और दूसरा कौन सा है, वाइफ की एज. तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओके. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. So students, the simultaneous changes in the value of two variables are mainly due to the following reasons. There are two reasons. The first reason is the cause and effect relation between two variables. अभी ये समझेंगे cause and effect relation क्या है, उसको बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब ज़्यादा अच्छा तरीका है उसको एग्जाम्पल से समझने का. ठीक है, one example, in case of rainfall and yield of rice of region, usually if rainfall increases, yield of rice also increases, and if rainfall decreases, yield of rice also decreases. So rainfall is a cause and yield of rice is an effect. है ना दोस्तों. ये इसको और ज़्यादा अगर मैं फाइनेंशियली समझाऊँ तो मैं समझा सकता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि स्टॉक मार्केट या जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं,
उसमें आप देखना कि जनवरी के अंदर हमेशा शेयर मार्केट थोड़ा अच्छा ही काम कर रहा होता है, मतलब कि उसके अंदर ग्रो देखने को मिलता है, ग्रीन सिग्नल्स होते हैं ज़्यादा। रीज़न ये होता है कि अगर आपका मॉनसून अच्छा गया है तो उसका इफेक्ट हमको देखने को कब मिलता है, जनवरी के अंदर। क्यों? क्योंकि मॉनसून अगर अच्छा गया होगा तो क्रॉप का यील्ड ज़्यादा अच्छे से हुआ होगा, उसको एक्सपोर्ट करके, या फिर हमको पता है कि कोई भी चीज़ हम लोग मटेरियल बनाते हैं उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रॉप में से ही हमको मिलता है। इसलिए इंडिया जैसी इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर आपका मानसून अच्छा गया तो आपको जनवरी के अंदर वो शेयर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एक रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर रेनफॉल ज़्यादा अच्छा होगा तो क्रॉप ज़्यादा अच्छा होगा, ये वो मान के चलते हैं। और रेनफॉल अगर नहीं हुआ, मतलब कि रेन बहुत कम हुआ, तो फिर उसके हिसाब से क्रॉप का भी प्रोडक्शन कम होगा और मार्केट ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे आपको रेड जोन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग जनवरी इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये दिखाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। या तो आपका मॉनसून अच्छा गया होगा तो क्रॉप अच्छे से उगेगा, जैसे इसमें राइस का क्रॉप यील्ड की बात की है। और अगर मॉनसून ठीक नहीं है तो मतलब कि कम रेनफॉल हुआ, इन दैट केस आपका जो क्रॉप होगा, क्रॉप यील्ड, वो भी कम होगा। तो यहाँ पे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे कॉज क्या है, रेनफॉल कॉज है, कि रेनफॉल ज़्यादा अच्छा हुआ तो उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है, यील्ड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन रिमेन्स मोर और लेस सेम इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, सेविंग डिक्रीजेज, एंड इफ हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, सेविंग इंक्रीजेज। मतलब कि अगर आपकी जो इनकम है वो अगर वही के वही रहती है, हम लोग यहाँ पे एक प्रिजप्शन रख देते हैं कि अगर आपकी इनकम वही की वही रखती है तो अगर आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो सेविंग कम हो जाएगी, और अगर एक्सपेंडिचर कम हुआ तो सेविंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेविंग डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 1 लाख, वो वही की वही रहती है। अगर आपका एक्सपेंडिचर 70,000 है तो आपकी सेविंग कितनी बचेगी, 30,000। और अगर आपका एक्सपेंडिचर 50,000 है तो आपकी सेविंग कितनी बचेगी, 50,000। तो डायरेक्ट रिलेशन में सबसे पहले कॉस्ट कहाँ पे, मतलब क्रिएट कहाँ पे होता है, एक्सपेंडिचर के ऊपर। जो आपका सेविंग है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जो जिसके ऊपर डिपेंडेड है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, और जो डिपेंडेड है उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्ट। ठीक है, ओके। द चेंजेस इन टू वेरिएबल इन द अबव टू एग्जांपल्स इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। The second type of the second type of relation is the value of two variable change due to the effect of some other factor। किसी और फैक्टर की वजह से अगर चेंजेस आता है तो हम लोग किस हिसाब से इसको देखेंगे, और ये अदर फैक्टर कैसे होते हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ रेनकोट्स एंड सेल ऑफ रेन शूज, द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल इंक्रीज इन द मानसून। हम लोग ये समझते हैं ना कि जब भी मानसून आता है तो रेनकोट का सेल भी इंक्रीज हो जाता है, एंड जो रेन शूज होते हैं उसके सेल भी इंक्रीज हो जाता है। देर इज नो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट changes in the cell of raincoats and rain shoes are observed due to presence of the third variable that is named that is monsoon। है ना, हमको पता है कि वैसे तो डायरेक्ट कोई रिलेशन है ही नहीं उनके बीच में कि इसका सेल बढ़ा तो उसका बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। शूज़ और रेनकोट में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, हाँ, बट एक तीसरा फैक्टर काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मानसून। के जब मानसून आता है तब ये दोनों की डिमांड बढ़ती है, जब मानसून नहीं होता तब दोनों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो ये जो है वो कैसा है, इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्टर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है, पर यहाँ पे इनडायरेक्ट है। कैसे है वो, इनडायरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो हमने दो देखे, एक तो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन और दूसरा था इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कब बोलेंगे, जब किसी थर्ड फैक्टर की वजह से आपके जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। नाउ इट इज अबाउट द लीनियर कोरिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। First of all, we are going to understand what is correlation. Okay, so if there is a simultaneous changes in the value of two variables due to direct or indirect cause and effect, then it is said that there is a correlation between two variables.
ठीक है। साइमल्टेनियस चेंजेस हो रहा का मतलब क्या होता है कि एक में प्लस हो रहा हो दूसरे में कम हो रहा हो, या दोनों ही प्लस हो रहा है, मतलब ये साइमल्टेनियस होनी चाहिए साथ में। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जब दो वेरिएबल में हो रहे हो किसकी वजह से, चाहे वो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो, चाहे फिर वो इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो, किसी भी वजह से हो, तो ऐसे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं कोरिलेशन। ठीक है, वो जो दो अलग अलग आइटम्स है उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बट ये चेंजेस साइमल्टेनियस होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यहाँ पे है साइमल्टेनियस चेंजेस। और ये कौन से दो इफेक्ट की कौन से दो इफेक्ट की वजह से होने चाहिए, एक तो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट है और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट। इसकी वजह से अगर ये चेंजेस हो रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। तो हम लोग मानेंगे कि वो दो जो आइटम्स है, वो जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बीच में कोरिलेशंस है। ठीक है, ओके। मीनिंग ऑफ लीनियर कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन तो समझ में आ गया, बट लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। The correlation is said to be linear correlation if the point plotted on the graph paper correspond to the ordered pairs of the values of two correlated variables are on a line or a nearer to line। जब दो अलग अलग वेरिएबल है उसके जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, उसके जो फिगर्स आते हैं, उसके जो नंबर्स आते हैं, उसको जब आप लोग प्लॉटिंग करते हो ग्राफ के ऊपर, तब ये ग्राफ के आपको जो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट देखने को मिलते हैं वो किसी लाइन के ऊपर ही होने चाहिए एग्जैक्टली, या तो वो लाइन के थोड़े इधर होते हैं, मतलब कि आजू बाजू में। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन होना प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाओ तो किसी जगह पे होता है, देखते कहाँ पे होता है। सो linear correlation, in other words, when the changes in the values of two correlated variables have nearly constant proportion, then we can say that there is a linear correlation। अभी ये एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एज एन एमसीक्यू और एन इन अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Exact linear relation exists in natural science like mathematics and physics. Because of change in one variable, the value of other variables change in constant proportion। ठीक है, ऐसा किस में होता है कि जहाँ पे मैथमेटिक्स है, जहाँ पे लाइफ साइंस है, जहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है, जहाँ पे केमिस्ट्री है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि हम लोग को अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसमें H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम यही रखना होता है हमको। ठीक है, और वो एग्जैक्ट फिगर्स है, इसमें कोई चेंजेस हो सकता नहीं है। वैसे ही रेडियस की बात करें तो रेडियस के हिसाब से ही उसका डायमीटर चेंज होता रहता है, ये एग्जैक्ट ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। मतलब कि रेडियस के हिसाब से डायमीटर के जब आप लोग प्लॉटिंग करोगे तो वो हर वक्त प्लॉटिंग जो है आपके पॉइंट का ग्राफ के ऊपर वो किसी एक लाइन के ऊपर ही आएगा, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन मिलेगा। पर स्टूडेंट्स हम लोग जो कर रहे हैं ना वो साइंस नहीं है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, सोशल साइंस की, जहाँ पे ये वैल्यू एग्जैक्टली कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, जिसकी वजह से आपको ऐसे लीनियर को रिलेशन एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। उसी की वजह से हम लोग को अलग अलग 5 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे जैसे चैप्टर में जाएंगे वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, पर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लीनियर कोरिलेशन किसको बोलते हैं। तो लीनियर कोरिलेशन मतलब कि आपके जितने भी प्लॉटिंग हो रहे हैं वो एक ही जगह पे मतलब कि एक ही लाइन पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, ओके। अभी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, रिलेशन तो समझ में आ गया, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, बट टाइप्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली उसके मेन जो 2 टाइप्स है, ठीक है, वो मेन 2 टाइप्स है, वो है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, फिर से एक बार समझा दूँ कि कोरिलेशन के लिए 2 वेरिएबल होने ज़रूरी है। अभी उसमें से पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। When the changes in the value of two correlated variables are in the same direction, the correlation between them is said to be positive। अभी मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ। जब दो अलग अलग वेरिएबल वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम। जैसे कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई भी बढ़ाएंगे, और प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई भी क्या करेंगे, कम, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे जब आप बेचने जाओगे, सप्लाई मतलब बेचना,
सेल करना उस चीज़ को, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ कैसे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में। प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके सामने सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेकंड है एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं कि अगर हस्बैंड की एज ज़्यादा है तो वाइफ की एज भी ज़्यादा ही होगी। हस्बैंड 85 का वाइफ 18 की नहीं हो सकता है। अगर हस्बैंड 85 का है तो वाइफ अराउंड 70 टू 80 या 85 के बीच के आजू बाजू होगी। ठीक है, सो वो हम लोग एक आइडिया लगा ही सकते हैं उसका। तो वो दोनों की एज भी कैसे होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी कि अगर हस्बैंड की एज इंक्रीज होती जा रही है तो पीछे पीछे वाइफ की एज भी इंक्रीज होती जाएगी, उसका डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ओके। वैसे ही नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ रोड, जितने व्हीकल बढ़ेंगे उतने एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, जितने व्हीकल कम उतना एक्सीडेंट कम। सेल एंड प्रॉफिट ऑफ एन आइटम, ये कॉमर्शियल हो गया कि जितना आपका सेल इंक्रीज होगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो किसके हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन के, कि जहाँ पे दोनों ही वेरिएबल एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, आइदर अपर साइड और लोअर साइड। ओके, द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव कोरिलेशन। ये भी समझना इतना इंपॉर्टेंट है और ये आइडिया आ ही जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, when the changes in the value of two correlated variables are in opposite direction, the correlation between them is said to be negative. डेफिनेशन सारी लाइन करनी है बट समझ के करोगे तो जो डेफिनेशन इसको रट्टा मारना पड़ेगा नहीं। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी मूवमेंट होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, सो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जैसे प्राइस बढ़ते हैं आप डिमांड क्या कर देते हो, कम कर देते हो। प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो सेविंग क्या हो जाएगा, कम। एंड एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सेविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ इन विंटर। ठीक है, जितना आपकी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, मतलब ठंड बढ़ती जाएगी तो उसके हिसाब से क्लोज सेल क्लोज जो होता है ना वो ज़्यादा होता जाएगा। तो देख रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर डाउन जा रहा है, सेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, एक टेम्परेचर और दूसरा सेल। तो टेम्परेचर डाउन जाएगा और सेल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। एल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिटिल बिट साइंटिफिक, कि हम लोग जितनी हाइट पे जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाता है। सो जितनी ज़्यादा हाइट उतना ऑक्सीजन का लेवल कम, जितने नीचे ले आओगे उतना ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे हम सभी लोगों को क्या दिखा रहा है, सभी एग्जाम्पल के अंदर हमको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट correlation and coefficient of correlation. The measure of the strength of a linear correlation between two variables is called the correlation coefficient. ठीक है, हमने कोरिलेशन समझ लिया बट कोरिलेशन में सिर्फ या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है, बट इसकी स्ट्रेंथ समझनी है कि ये कितना नेगेटिव है या ये कितना पॉजिटिव है। ठीक है, तब हम लोगों को कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे इस मेजरमेंट हो सकता है, जहाँ पे मेजर पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब कि आपको उस कोरिलेशन को इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। अभी इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से। The correlation coefficient is a numerical measure of correlation which shows the strength of a degree of linear correlation between two correlated variables. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड है जो हम लोग आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मे बी। सो ये आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके देगा कि ये दो वेरिएबल है उसके बीच में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कैसा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी पॉजिटिव की, और नेगेटिव है तो नेगेटिवली कितने ही उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है नेगेटिव। ठीक है, और वो हम लोग एक न्यूमेरिकल मेजर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे।
दिस मेजर वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन। जो कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है उसको सबसे पहले सजेस्ट किया था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है। The following methods are mainly used to determine the nature and strength of the correlation between two variables. These are the some methods which we are going to study in this chapter. Okay, maybe in next session we will going to start from the next session these three methods. The first is the scatter diagram, which we will have to understand in the next session. And second one is the Carl Pearson product moment method, and the last one is the Spearman's rank correlation method. So these are the three methods by which we can find the coefficient of correlation in numerical terms. Okay, and we can understand the correlation between the two different variables. Okay, I hope you enjoy these sessions and understand the basic concept of these chapters. And about some more important things we will discuss in the next sessions, that is particularly practical sessions, because ये थोड़ा थियरिकल कॉन्सेप्ट थे, बट स्टेट के अंदर थियरिकल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स स्टेट के अंदर थियरी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके अराउंड अगर आप लोग सारी थियरी छोड़ दो, सारे सम्स करके भी जाओ, उसमें एक भी सम्स रॉन्ग नहीं हो, तो भी आप लोग 75 कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। So that is the main reason why it is very important in statistics. Theory is more important, because theory को अगर neglect किया then the 90 plus target will be almost impossible. Okay, so theory को इतना importance देना, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहना। Thank you very much. Stay safe at home.